तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएचएम का लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में हम लोग जो पीछे एंगुलर एसएचएम पढ़ा था, तो एंगुलर एसएचएम के कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कर ली थी, एक दो प्रॉब्लम्स और करेंगे। और बेसिकली हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम कि अगर दो एसएचएम एक दूसरे से मिलते हैं जाकर के तो फिर नया जो एसएचएम बनता है अपने पास में, नई जो डिस्प्लेसमेंट आती है उसकी इक्वेशंस क्या होंगी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फेस डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंगुलर एसएचएम से रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स को निपटाते हैं। देखो एंगुलर एसएचएम में हम लोगों ने क्या काम किया था, ये देखा था कि टॉर्क कैलकुलेट किया था और टॉर्क को आई अल्फा लिखा था और अल्फा निकाल करके हमने ओमेगा स्क्वायर निकाला था और देन अपन लोगों ने वहां पर टाइम पीरियड फाइंड आउट करा था। तो ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं जिसमें हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया कि सपोज ये कोई अपने पास में रॉड है, ऐसे ये कोई रॉड है और इस रॉड से यहां पर कोई रिजिड सपोर्ट है और इससे ये स्प्रिंग अटैच्ड है। इस रॉड की यहां से लेंथ मैंने लेट कर ली बी है और ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ठीक है। अच्छा, इससे इस रॉड के इस एंड से, यहां पर हिंज है ये रॉड, इसके इस एंड से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है और इधर एक पुली है। स्ट्रिंग मासलेस पुली से ऐसे पास हो रही है और यहां पर एक कोई मास है एम। तो इसके साथ में होगा क्या, सिचुएशंस ये होगी कि अगर मैंने इस मास को स्लाइटली ऐसे शिफ्ट किया तो जैसे ही इसे शिफ्ट करोगे रॉड इधर की तरफ शिफ्ट होगी और रॉड इधर की तरफ शिफ्ट होगी तो इसमें kx लगेगा और kx लगेगा तो kx की वजह से यहाँ पर टॉर्क आएगा और यहाँ पर अगर टॉर्क आएगा तो ये एसएचएम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये कंडीशन बनी। लेकिन इनिशियली भी अगर देखा जाए तो ये मास भी तो इसे टेंशन प्रोवाइड करा रहा है, तो मास जब इसे टेंशन प्रोवाइड करा रहा है तो इसकी वजह से इधर की तरफ टॉर्क आना चाहिए। तो इनिशियल इसमें भी कुछ एलोंगेशन होगा स्प्रिंग में। भाई एकदम से ये नहीं कह सकते कि स्प्रिंग में एलोंगेशन आया तो पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन होगी ना। तो एट इक्विलिब्रियम अगर देखेंगे तो मान लो इसकी वजह से यहां पर mg लग रहा है, ये mg लगा और इधर की तरफ थोड़ा सा रॉड शिफ्ट हुई होगी इक्विलिब्रियम में आने के लिए, ऐसे करके मान लो रॉड इधर इतनी शिफ्ट हो गई तो इसमें मैंने लेट कर लिया एलोंगेशन आया x1। तो इधर की तरफ mg लग रहा है, ये टेंशन है t, इधर की तरफ है टेंशन t, ये टेंशन है t, ये टेंशन होगी t mg के बराबर होगा। यहां पर टेंशन t इक्वल टू होगी mg, पहली बात। दूसरी चीज अगर मैं यहां देखूं तो होगा क्या, अभी पहले शुरुआत में ये mg लग रहा होगा तो रॉड इधर जाने की कोशिश करेगी, इधर जाने की कोशिश करेगी तो ये घूमेगी क्यों, क्योंकि mg इधर की तरफ एक्ट कर रहा ना। तो mg इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर की तरफ घूमी, लेकिन जैसे ही इधर की तरफ घूमी वैसे ही रॉड ऐसे शिफ्ट हुई, ऐसे शिफ्ट हुई, ऐसे शिफ्ट हुई तो इधर की तरफ क्या आ गया, एलोंगेशन आया। और जैसे ही इधर की तरफ एलोंगेशन आया तो इसमें भी इस तरफ फोर्स लगा तो इधर भी एक टॉर्क आया। एक टाइम ऐसा आएगा भाई ये फोर्स तो फिक्स है, ये डिस्टेंस भी फिक्स है तो इसकी वजह से तो टॉर्क कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये वाला जो फोर्स है वो वेरिएबल है, वो एलोंगेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ती जा रही वैसे ही फोर्स बढ़ता चला जा रहा और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाला फोर्स कि इस वाले फोर्स की वजह से टॉर्क और ये टॉर्क दोनों इक्वल हो जाएंगे और उस पोजीशन को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं पहले जब ये इक्विलिब्रियम में आया होगा, देन एट रोटेशनल इक्विलिब्रियम, एट रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इधर की तरफ टेंशन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस, ए है ये तो ए मान ली, इक्वल टू ये वाला फोर्स यानी kx1 इंटू बी। टेंशन तो पता है मुझे किसके इक्वल है, mg के इक्वल, तो यहां लिख दिया mg इंटू ए इक्वल टू kx1 इंटू बी। एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। तो दूसरी इक्वेशन देखो क्या होगी, ध्यान देना। जैसे ही अब ये इक्विलिब्रियम से, जब इक्विलिब्रियम में आ चुका तो उसके बाद जैसे ही मैंने इसे x शिफ्ट किया नीचे की तरफ, इक्विलिब्रियम से इसे जैसे ही मैंने x शिफ्ट किया तो ऊपर की तरफ एक दूसरी टेंशन आ गई, वो किसके इक्वल होगी, t डैश के इक्वल, और वो इसे ऊपर की तरफ लेकर के जाएगी। तो अब जो है टेंशन चेंज हो गई, यहाँ t डैश मैंने मान लिया। तो t डैश की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, सो t डैश ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस, ma1 लिख दिया मैंने, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ रही है इस t डैश को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है।
तो बेटा टी डैश को कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसे इक्वेशन सेकंड माना। जब ये इधर की तरफ ऐसे टी डैश लग रहा होगा तो इसकी वजह से भी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा होगा, और वो कितना होगा, तो मैं लिखूंगा टी डैश, क्योंकि रॉड मासलेस मान रहा हूं, मासलेस रॉड है तो मासलेस रॉड पर तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, तो टी डैश इंटू ए इक्वल टू ये वाला फोर्स यानी कि के। अब तो ये शिफ्ट हो चुकी ना थोड़ी सी और ज्यादा, भाई अभी तो पहले तो x1 थी, अब थोड़ी सी और ज्यादा शिफ्ट हो गई, मैंने कह दिया अब ये इधर की तरफ शिफ्ट हो चुकी थोड़ी सी और ज्यादा, x1 प्लस x2 हो चुकी, तो k टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज द b। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात आ रही है x1 और x2 को मैं कैसे लिखूं, x2 को कैसे लिखूं। तो x2 को लिखने का तरीका अपने पास में, अगर ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, लेट ये एंगल थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो यहां क्या होगा, ध्यान देते हैं, इस वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूं इतने को, भाई ये शिफ्ट हुई होगी कुछ, ये भी तो कुछ शिफ्ट हुई है, अगर ये थीटा शिफ्ट हुई, मान लो लेट कर लिया, ये थीटा शिफ्ट हुई इतनी, ये एंगल थीटा है, ध्यान देना बेटा, सॉरी ये इतना थीटा शिफ्ट हुआ सपोज, तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क इंटू, आर्क इक्वल टू होता है एंगल इंटू रेडियस, यानी ये अगर इधर आर्क शिफ्ट हुआ है, सॉरी ये इधर अगर आर्क x शिफ्ट हुआ, क्योंकि ये इसे x शिफ्ट करा है तो ये x शिफ्ट हुआ है, तो इस तरफ शिफ्ट हो चुका है x2, ये तो है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं, ध्यान देना, थीटा इक्वल टू एंगल, एंगल इक्वल टू होगा आर्क अपॉन में रेडियस यानी x अपॉन में a इक्वल टू उस तरफ आ जाएगा x2 अपॉन में b। सो x2 की तो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, वो आ चुकी है अपने पास में x अपॉन में a टाइम्स ऑफ b। इस वैल्यू को उठाकर के हम यहां पुट करेंगे तो आ जाएगा टी डैश इंटू ए इक्वल टू के टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 की जगह लिखेंगे x अपॉन में a टाइम्स ऑफ b इंटू b। ये बन गया टर्म, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या काम करते हैं, यहां से टी डैश की वैल्यू उठा के इक्वेशन सेकंड में रखनी है, तो टी डैश की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, टी डैश इक्वल टू आ गया k टाइम्स ऑफ x1 प्लस x टाइम्स ऑफ b अपॉन में a टाइम्स ऑफ b अपॉन a। ये वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 बेटा क्या अपने पास में, टी डैश माइनस एम जी, यानी टी डैश की वैल्यू है k टाइम्स ऑफ x1 प्लस x अपॉन में a टाइम्स ऑफ b इंटू b अपॉन में a माइनस एम जी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ a1। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं इसका इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बन गया अपने पास में k x1 इंटू बी प्लस k b स्क्वायर अपॉन में a इंटू x माइनस m इंटू जी इंटू a इक्वल टू m टाइम्स ऑफ a1, और ये होल अपॉन a, ये बना। एक चीज अगर ध्यान से देखें बेटा, तो ये जो टर्म है अपने पास में देखो mga इक्वल टू के x1 इंटू बी, तो के x1 इंटू बी mga के बराबर होगा, तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब देखना अपने पास में क्या बचा, अपने पास में बचा k इंटू बी स्क्वायर a इंटू ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ x इक्वल टू m टाइम्स ऑफ a1, यानी एक्सेलरेशन a1 की तो वैल्यू आ गई अपने पास में k टाइम्स ऑफ b स्क्वायर अपॉन में m टाइम्स ऑफ a स्क्वायर टाइम्स ऑफ x। क्या बच्चे ये बात जानते हैं कि ये ओमेगा स्क्वायर है? बच्चे बोलेंगे बहुत, बिल्कुल अच्छे से हमें पता है कि ये वैल्यू अपने को ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती थी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता था ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यानी कि यहां से ओमेगा मैंने फाइंड आउट कर लिया, और वो ओमेगा आया अंडर रूट ऑफ k अपॉन में m टाइम्स ऑफ b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। वेरी गुड। तो टाइम पीरियड भी आ चुका होगा, सो टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ ये वाला टर्म ऊपर पहुंच जाएगा, यानी m अपॉन में k, और a और b तो बाहर आ गए। ये टर्म बन गया उसमें टाइम पीरियड का। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आसान
तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया, क्योंकि पता है ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना। एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं बेटा, उसके बाद हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम देखेंगे। देखो बेटा क्या होगा, ध्यान दो। मान लो कि ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर ये डिस्क ऐसे रखी है, सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर ऐसे रखा है। और इस सॉलिड सिलेंडर की जो रेडियस है वो रेडियस है कैपिटल आर। मैंने लेट कर ली, इसकी सॉलिड सिलेंडर की जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब क्या किया, इस सॉलिड सिलेंडर को स्लाइटली ऐसे शिफ्ट किया, तो जैसे ही शिफ्ट किया जाएगा थोड़ा सा तो फिर ये एसएचएम परफॉर्म करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास पर कहीं ऐसे वेट लग रहा होगा, और जैसे ही इसे शिफ्ट करोगे सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इधर की तरफ ऐसे थोड़ा सा हो जाएगा, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, कुछ वेट की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा टॉर्क, और उसकी वजह से घूमना चालू हो जाएगा। ऐसा होगा, देखो ध्यान देते हैं इस तरीके से। इसको अगर हम लोग इधर की तरफ थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट करेंगे, ऐसे, सॉरी एक मिनट, ऐसे इसे अगर थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट करेंगे ऐसे, तो ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, और mg तो इसमें लगेगा इस तरफ, इसका मास मैंने लेट कर लिया m है। यहां पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन। क्या तक बात क्लियर? अब अगर हम लोग टॉर्क देखेंगे तो टॉर्क जो आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, उससे तो कुछ एंगल आ गया, यहां से इसके अबाउट कर दें तो इससे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गई। ये एंगल मैंने लेट कर लिया थीटा, ये डिस्टेंस होने वाली स्मॉल आर, तो mg इसे क्या देगा, रिस्टोरिंग टॉर्क देगा इस तरफ वापस ऐसे, आर आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, इधर की तरफ वापस लाने की कोशिश करेगा। तो इधर की तरफ जब ये इसे वापस लाने की कोशिश करेगा तो इस पर लगेगा टॉर्क। अच्छा, ये पॉइंट मैंने मान लिया O, ये सेंटर ऑफ मास है C, तो मैं ये लिख दे रहा हूं O से C तक की डिस्टेंस जो है वो R है। और बेटा R तो अपने को पता है कि सॉलिड सिलेंडर हो या सेमी सर्कुलर डिस्क हो या सेमी सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर हो, सेमी सिलेंडर हो, तो उसकी जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती थी वो सॉरी 4r अपॉन में 3 पाई होती थी, तो ये 4r अपॉन 3 पाई हो गई। ठीक है, तो अब बेटा इसके वेट की वजह से इस पर टॉर्क लगेगा जो इसे वापस लाने की कोशिश करेगा, तो यानी कि टॉर्क जो यहां पर आएगा वो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस। अब अगर ये r है तो ये वैल्यू r साइन थीटा होगी। बच्चे बताएंगे हाँ भाई, अगर ये r है तो ये बात तो क्लियर है कि ये वैल्यू क्या होगी बेटा, r साइन थीटा। तो ये आ गया अपने पास में mg इंटू r साइन थीटा। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट तो स्लाइटली है, तो स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट का मतलब साइन एंगल बहुत छोटा होगा, और एंगल अगर बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा को क्या मैं थीटा लिख सकता हूं? बोलेंगे हाँ भाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आ गया mg इंटू r इंटू थीटा, ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब ध्यान देना, इस टॉर्क को क्या मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एल्फा लिख सकता हूं? बच्चे बोलेंगे हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं लिख सकते हो, mg इंटू r इंटू थीटा आई। सो एल्फा की वैल्यू आ गई अपने पास में mg r अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू थीटा। मुझे तो यहाँ इसका टाइम पीरियड और एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी, सो टाइम पीरियड इसका देखते हैं क्या होगा। अब बात आ रही बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब इसकी देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे हम लोग, इसके अबाउट अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने की कोशिश करेंगे तो इसके अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, फोर्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते थे, ध्यान देना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी m इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। अब बात आ रही सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो पैरेलल एक्सेस थ्योरम में ये तो कहते थे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा कैसे लिखी जाए, प्रॉब्लम तो ये ना,
तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी आराम से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान देना, मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूरा सिलेंडर होता तो मुझे पता थी हाफ mr²/2 होगी, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखी जाए तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, यहां अगर पूरा सिलेंडर माने तो mr² प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यही हुआ। तो यहां के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² प्लस यहां के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपने को निकालनी है तो क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास पूरे सिलेंडर के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी mr²। तो क्या बनेगा बेटा, ध्यान देना, तो सेंटर ऑफ मास के जो अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी वो आ जाएगी पूरे सिलेंडर की मानी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² माइनस स्मॉल mr², ये बना। क्यों बनना भी चाहिए भाई, देखो पूरा अगर ये सिलेंडर होता तब तो ये सेंटर ऑफ मास होता, लेकिन अभी तो सेंटर ऑफ मास ही है ना, यही तो ना। तो पूरा सिलेंडर अगर होता तब ये सेंटर ऑफ मास होता, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालते सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होती है mr² प्लस समथिंग है, लेकिन जब ये सेंटर ऑफ मास है तब क्या करेंगे, तब इससे माइनस कर देंगे, बस ये बन गया टर्म। अब देखो ध्यान दो, इसी वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हाफ mr² कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अपने पास में 1 माइनस स्मॉल r² प्लस यहां पर बनेगा, सॉरी एक मिनट, इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ mr² माइनस mr² प्लस m टाइम्स ऑफ r² प्लस m टाइम्स ऑफ स्मॉल r² माइनस 2 टाइम्स ऑफ m कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये टर्म बनेगा। यहां से अगर देखा जाए तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू आ गए अपने पास में हाफ mr² प्लस mr² माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m कैपिटल M, वो स्मॉल m कैपिटल R स्मॉल r, तो ये बन गया 3/2 टाइम्स ऑफ mr² माइनस 2 टाइम्स ऑफ m टाइम्स ऑफ r इंटू r। अब यहां पर r की वैल्यू हम लोग अगर पुट कर देंगे तो r की वैल्यू तो बच्चों पता थी 4r/3π है, तो ये बन गया अपने पास में, इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वो बन गई I इक्वल टू 3/2। देखो यहां से mr² अगर मैं कॉमन ले लूं, mr² मैंने कॉमन ले लिया तो बचा अपने पास में 3/2 माइनस 8/3π माइनस 3/2 माइनस 8/3π, ये बन गया, ये तो आ गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहां पर उठाकर अगर पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ गई अपने पास में m इंटू जी इंटू स्मॉल r की जगह फिर से 4r/3π अपॉन mr² 3/2 माइनस 8/3π टाइम्स ऑफ थीटा, m से m कैंसिल, एक r से बेटा एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म बना अपने पास में, इसे ω² बोलेंगे। तो यहां पर ω² हो गया, ω² हो गया अपने पास में ω² अपने पास में g 4 टाइम्स ऑफ g अपॉन में 3π अपॉन ये हो जाएगा 9π माइनस 16 अपॉन में 6π इंटू थीटा, ये ω² हो गया, इंटू थीटा तो था ही, पाई से तो ये पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल, 2 टाइम्स क्या 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ω² की वैल्यू आ गई 8g अपॉन में 9π माइनस 16। तो यहां से बेटा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 8g अपॉन 9π माइनस 16 टाइम्स ऑफ r अभी एक टर्म और बचा हुआ, सॉरी ये r और।
तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा बेटा, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी 9 पाई माइनस 16 अपॉन में 8g और ये r। तो इस तरीके से हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं कुछ। तो अब अगला जो टॉपिक है अपना वो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएल। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएल। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। देखो बेटा सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम क्या होता है समझते हैं। देखो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम का मतलब है कि दो एसएचएम, जैसे मान लिया मैंने कहा कि एक यहां पर पार्टिकल है, मैंने मान लिया एक पार्टिकल है और एक एसएचएम इस साइड से ऐसे हो रहा है, ये इधर से ऐसे एसएचएम हो रहा है और एक एसएचएम इस साइड से हो रहा है। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 3 मीटर और इसका एम्पलीट्यूड है 2 मीटर और ये एसएचएम जो है जस्ट इससे ऐसे हो रहा है। तो ये जो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ तो जाना चाहेगा 3 मीटर इसकी वजह से नीचे की तरफ जाना चाहेगा 2 मीटर। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो तो 1 मीटर का ही होगा। ऐसे मैंने कहा कि एक इधर से एसएचएम हो रहा है, इधर से ये वाला जो एसएचएम है इधर से जो आ रहा है उसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो 3 और इधर वाले की वजह से 2, तो रिजल्टेंट तो नीचे की डायरेक्शन होगा 1 मीटर। इसका मतलब मैंने डायरेक्शन के साथ में इसे ऐड किया। तो डायरेक्शन के साथ में एडिशन होने का मतलब वेक्टर एडिशन होना, यानी कि अगर मैं कोई किन्हीं दो एसएचएम का सुपरपोजिशन बोलता हूं तो इसका मतलब हो गया कि कोई दो एसएचएम है, उनके डिस्प्लेसमेंट का जो रिजल्टेंट होता है वेक्टर सम होता है, दैट इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो वेक्टर सम ऑफ टू SHMs is called superposition of SHM. Called superposition of SHM। जैसे देखो ध्यान दो बेटा, मैंने कहा कि एक कोई अपने पास में SHM है, उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू SHM। तो एक कोई एसएचएम है, उसका डिस्प्लेसमेंट है y1 और मैंने लेट कर लिया y1 की तो वैल्यू है a sin ओमेगा टी। एम्पलीट्यूड सेम ले भी सकते हैं नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग हुई तो ये एसएचएम फिर सुपरपोजिशन से एसएचएम तो नहीं होगा, रिजल्टेंट जो बनेगा वो एसएचएम नहीं होगा, बीट फॉर्म हो जाती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर y1 इक्वल टू आ जाएगा a sin ओमेगा टी, मैंने एक एसएचएम मान लिया और दूसरा मैंने माना y2 इक्वल टू है a2 sin, इससे कुछ फेस अलग है ओमेगा टी प्लस 5 मान लिया, 5 डिग्री का फेस डिफरेंस आ रहा है इसमें। ठीक है, ये दे रखा है। अब क्या काम करेंगे, अब अगर मुझे इनका सुपरपोजिशन कराना है तो इसका मतलब इनका वेक्टर सम कर दूंगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 वेक्टर सम इनका। बेटा ये तो वेक्टर के ही साथ में ना डायरेक्शन है, फेस है इनमें, तो इनका जो आ जाएगा रिजल्टेंट वो क्या आ जाएगा y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। एक काम करते हैं, a1 साइन ओमेगा टी ऐसे ही रहने देंगे प्लस a2 साइन a प्लस b का फॉर्मूला ओपन करेंगे, यानी साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5, ये बन गया टर्म। अब क्या काम होगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आ जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5, ये बना। एक काम करते बेटा, साइन ओमेगा टी वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं, कॉस ओमेगा टी वाले टर्म एक साथ लिखेंगे, तो यहां पर बन जाएगा अपने पास में a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, यहां से कॉमन है कुछ इन दोनों में, जो है इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन है, तो साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, ये तो a2 था, साइन ओमेगा टी कॉमन लोगे तो बन जाएगा अपने पास में साइन ओमेगा टी कॉमन, ये बन गया a1 प्लस a2 कॉस 5, a1 प्लस a2 कॉस 5 प्लस इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूं a2 साइन 5 कॉस ओमेगा टी, a2 साइन 5
कॉस ओमेगा टी। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, कुछ लेट कर ले रहा हूं, और ये मैं लेट क्यों करूंगा बेटा, ये बात आप लोग को बाद में पता लगेगी। पहले मैंने कुछ लेट कर लिया, इससे कुछ लेट कर लिया, इसे मैंने लेट कर लिया कि ये जो टर्म है वो a cos थीटा, लेट a1 प्लस a2 cos फाई, ये है a cos थीटा, और a2 sin फाई ये है a sin थीटा, ये दो है। तो एक को मैंने लेट किया a1 प्लस a2 cos फाई a cos थीटा, और a2 sin फाई जो है वो क्या है, a sin थीटा। इसे इक्वेशन 1 माना, और इसे मान लिया मैंने इक्वेशन 2। ये 1 थी 2 थी। एक काम करते हैं, 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, करके देखते हैं बेटा, देखो तो क्या होगा, ध्यान देना। अगर मैं 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड करूं तो यहां बन जाएगा अपने पास में 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 का स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या कर दिया मैंने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इन्हें ऐड कर दिया। इधर लेफ्ट वाले स्क्वायर करके ऐड किया, राइट वाले करेंगे तो a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसे और सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये बन गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 1, तो a स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया a1 स्क्वायर प्लस, इधर देखते हैं बेटा, तो ये भी देखो a2 स्क्वायर कॉस फाई और a2 स्क्वायर साइन फाई है, यहां से a2 स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये वैल्यू भी अपनी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल, सो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये बना। यानी कि एम्पलीट्यूड a की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई। ये तो एम्पलीट्यूड आ गया। रिजल्टेंट जो एसएचएम आएगा उसका एम्पलीट्यूड देखो, वेक्टर सम ही आया। तो जब मैंने ये चीज लेट इसीलिए की थी क्योंकि ये मैंने बताया सुपरपोजिशन का मतलब वेक्टर सम है डिस्प्लेसमेंट का। तो जो अगर मान लो कोई एक एसएचएम है, इसका एम्पलीट्यूड इधर की तरफ है a1, एक दूसरा एसएचएम है उसका एम्पलीट्यूड इधर की तरफ है a2, इनके जो डिस्प्लेसमेंट थे उनके डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल था वो तो फेस डिफरेंस तो फाई था, तो रिजल्टेंट आया वो ये बन गया जिसका एम्पलीट्यूड है a। अच्छा, ये जो मैंने थीटा लिया है बेटा, ये थीटा जो है वो इस वाले से a1 वाले से कुछ एंगल बनाना है, कुछ फेस ले रहा है, जो y1 एसएचएम था उससे कुछ फेस ले रहा है। तो थीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी तो इससे इसे डिवाइड कर दो 2/1। अच्छा, यहाँ 2/1 करके देखो तो क्या बनेगा, a sin थीटा अपॉन a cos थीटा, a से कैंसिल, क्या बचा tan थीटा इक्वल टू a2 sin फाई अपॉन में a1 प्लस a2 cos फाई। तो कुल मिला के है क्या ये चीज, कुछ भी नहीं। कुल मिला के ये जो चीज हम लोग निकाल रहे हैं ये तो वेक्टर सम है, इन दोनों का क्या है, वेक्टर सम ही तो है और कुछ नहीं इसके अलावा। तो अगर वेक्टर सम है तो हम डायरेक्ट क्यों ना कर ले फेजर बना करके कि एक को मैं बेस मान लूंगा और दूसरा जितने एंगल पर होगा वैसे निकाल लेते। चलो न्यूमेरिकल हेल्प से इसे समझते हैं। मान लो अपने पास में कोई एक एसएचएम है y1 इक्वल टू दे रखा है 3 sin ओमेगा टी, और दूसरा एसएचएम दे रखा है y2 इक्वल टू 4 cos ओमेगा टी, ये है। और तुमसे ये पूछा जाए कि अगर ये दोनों सुपर इंपोज कर रहे हैं एक दूसरे से, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। तो जो रिजल्टेंट एसएचएम होगा जो सुपरपोजिशन के बाद में, उसकी इक्वेशन पता करो, निकाल देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कोई वेक्टर सम और ये सब करने की जल्दी नहीं है, आराम से निकालते हैं। क्या मैं बच्चों ये लिख सकता हूं 4 cos ओमेगा टी को sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूं या नहीं? देखो
4 cos ओमेगा टी को क्या मैं sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूँ? बच्चे कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, sin पाई बाई 2 प्लस थीटा cos थीटा होता था। तो अगर मैं ओमेगा टी को बेस मानू, फेजर बनाऊं, यहां पर ओमेगा टी को बेस माना तो इधर का एम्पलीट्यूड है 3, ये वाला जो है जिसका एम्पलीट्यूड है 4, ये ओमेगा टी से पाई बाई 2 लीड कर रहा है आगे की तरफ, ये पाई बाई 2 लीड कर गया। अब बताओ 3 है, ये 4 है, इनका अगर देखा जाए एक दूसरे से राइट एंगल पर है तो इनका रिजल्टेंट तो 5 आना है, तो ये 5 आ गया। तो ये वाला एंगल भी मुझे पता करना है कितना होगा, तो ये वाला जो एंगल आया वो अपने पास बेटा कितना आया, देखो 4 के सामने वाला जो एंगल होता था वो तो मेरे प्यारे बच्चों सब पता है कितना होता था, 53 डिग्री। तो अब अपने पास में रिजल्टेंट एसएचएम के इक्वेशन बन गए, क्या बन गए, बाई इक्वल टू पहले रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड यानी 5, फिर साइन, पहले बेस लिखेंगे, बेस कितना हो गया ओमेगा टी, और बेस से ये वाला रिजल्टेंट एसएचएम कितने एंगल बना रहा है 53 डिग्री। लो रिजल्टेंट एसएचएम के इक्वेशन आ गए, सिंपल सा, कोई दिक्कत ही नहीं, बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अगले में अगर देखो मान लो कुछ ऐसा हो, 3 एसएचएम हो, अगर मान लो एक है ऐसे बाई 1 इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी, बाई 2 इक्वल टू 4 कॉस ओमेगा टी, और बाई 3 इक्वल टू 5 कॉस ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, ये दे रखा, ऐसा ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले ही बनाते हैं। 3 इधर रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन निकालिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ दीस थ्री। तो देखो ये इधर की तरफ है 3, ये इस तरफ आ गया, ये हो गया 4, ये कॉस वाला, ये हो गया साइन ओमेगा टी, और ये हो गया कॉस ओमेगा टी, क्योंकि कॉस ओमेगा टी इससे पाई बाई 2 लीड कर रहा है, और उससे भी 53 डिग्री लीड कर रहा है ये वाला, ये हो गया 5, ये रहा अंदर 53। ध्यान देना बेटा, पहले 2 को सॉल्व करते हैं। 3 और 4 का रिजल्टेंट तो मेरे ख्याल से पिछले वाले न्यूमेरिकल बच्चों आया था, वो कितना आ गया था 5 आया था, और ये वाला एंगल आ गया था 53 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 53 डिग्री है तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल 37 होना चाहिए, और अगर ये 37 है तो 37 प्लस 53 कितना हो गया 90 डिग्री। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है, इन दोनों का रिजल्टेंट आया वो आ गया 5, इधर ये आ गया 5, और इनके बीच का जो एंगल हो गया वो कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। अब तो बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं, अगर 2 वेक्टर इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, यानी एम्पलीट्यूड आ जाएगा 5√2। एंगल देखो, जो भी एम्पलीट्यूड आएगा वो बिल्कुल इसके जो रिजल्टेंट आएगा इसके बीचों बीच में जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी ये वाला एंगल कितना होगा बेटा 45 डिग्री। तो यहां से ये एंगल 45 है बेटा, इस वाले से 45 का मतलब क्या हो गया, इधर 37 प्लस 8 और चलेगा, यानी रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, बाई इक्वल टू ए मतलब रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड वो कितना है 5√2 इंटू साइन ओमेगा टी, बेस वाले का ऐसे ही लिखा, प्लस यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, ये तो हो गया 90 डिग्री प्लस 8 यानी 98 हो गया। तो बहुत आसान है इस चीज को कैलकुलेट करना। अच्छा कभी कभी होता है कि ग्राफ्स पूछ लिए जाते हैं बाई और एक्स के बीच में एसएचएम किस तरीके से परफॉर्म कर रहा होगा वो देखते हैं। जैसे मान लिया कि कोई एसएचएम हो रहा है, बाई इक्वल टू ये दे रखा है, एक एसएचएम की इक्वेशन है बाई इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरे एसएचएम की जो इक्वेशन है वो है x इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये दे रखी। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना, अगर मैं ये बोलूं कि ये जो एसएचएम हो रहा है वो एक ही फेस में है, अगर इनका फेस सेम है, ये इन फेस में, तो अगर ये इन फेस में है तो इसका मतलब इनके बीच का फेस डिफरेंस यानी फाई क्या होना चाहिए 0। फाई 0 हो गया तो बन गई इक्वेशन बाई इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, और x इक्वल टू आ जाएगा A2 साइन ओमेगा टी। मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके देखूंगा, अगर डिवाइड किया तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, सो बाई की तो वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों A1 अपॉन में A2 टाइम्स ऑफ x। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? हाँ, कहां से पास होती, ओरिजिन से। तो बाई और x के बीच में अगर इसमें ग्राफ बनाया जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी इधर, तो एसएचएम ऐसे परफॉर्म हो रहा होगा इधर की साइड में, ठीक है।
ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, अगर इनके बीच का जो फेस डिफरेंस है वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री यानी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। साइन ओमेगा टी प्लस थीटा क्या होता है बेटा? अगर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा देखेंगे तो यहां पर अगर साइन की वैल्यू 0 है तो यहां पर साइन की वैल्यू इधर अगर 1 है तो इधर -1 होगी, तो 180 का होगा तो नेगेटिव साइन हो जाता है। नेगेटिव साइन होने का मतलब इस बार में एसएचएम जो आएगा अगर 180 डिग्री होंगे तो ऐसा परफॉर्म करेगा। अब अगर इसी में कहा जाए नहीं, इनके बीच का फेस डिफरेंस जो है बेटा वो है π/2 या 3π/2 या 5π/2 ऐसे चल रहा है, सॉरी π/2 या 5π/2 या 7π/2 इस तरीके से चल रहा है। तो इफ फेस डिफरेंस इनके बीच का π/2, अगर π/2 है तो y इक्वल टू तो बन गया a1 साइन ओमेगा टी और x इक्वल टू बन जाएगा अपने पास में a2 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। और जैसे मैंने ओमेगा टी प्लस π/2 रखा तो किसी बच्चे ने आवाज लगाई, सर ये तो cos ओमेगा टी होना चाहिए, तो cos ओमेगा टी बन जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गई और ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या काम करना, इन दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन क्या नाम, हमें ग्राफ कैसे बनाना है, तो इसका एक मुझे आइडिया समझ में आ रहा है कि इसका स्क्वायर करके ऐड कर दें तो काम बन जाएगा। या अभी ऐसे नहीं बनेगा, इसे डिवाइड करें तो बनेगा बाई अपॉन में a1 इक्वल टू साइन ओमेगा टी और x अपॉन में a2 इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। लो अब तो बन गया यार काम, इनका स्क्वायर करके ऐड करो, ये तो वैल्यू 1 आ गई। तो इसको इक्वेशन 3 माने और इसको 4 माने, स्क्वायर करके ऐड करते हैं, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो यार एलिप्स की इक्वेशन है, तो एसएचएम परफॉर्म होगा और ये बनाएगा एलिप्स, ऐसे मोशन हो रहा होगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट, सॉरी इधर की तरफ। ये जो एंगल मैंने लिया बेटा π/2 लिया या 5π/2 लिया या 9π/2 लिया, अगर इसी की जगह 3π/2 7π/2 लेंगे तो बेटा फेस नेगेटिव में चला जाएगा, यानी एलिप्स तो बनेगा लेकिन इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा ऐसे। और अगर मैं ये बोल दूं a1 और a2 दोनों बराबर है, इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a, अगर ये इक्वल है तो बन जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और ये तो इक्वेशन प्यारे बच्चों होती है सर्कल की, यानी एसएचएम परफॉर्म हो रहा होगा और ये सर्कुलर मोशन होगा ऐसे। यहां तक बात क्लियर। दूसरा देखो, अगर मैं ये बोलूं इनके बीच का फेस डिफरेंस π/4 है, तब भी एलिप्टिकल बनेगा लेकिन इस टाइप से बन जाएगा कुछ ऐसा, इधर की डायरेक्शन में ऐसा एलिप्टिकल बनेगा इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो ये तो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम था, हम लोगों ने लगभग एसएचएम को कंप्लीट कर लिया। अब एक काम करते हैं, कुछ एसएचएम की ऐसी इक्वेशंस आती हैं जिनमें ये जो इक्वेशंस एक्स के फॉर्म में नहीं होती, अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं होती, दूसरी किसी फॉर्म में, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी, तो उन्हें फिर ऑसिलेटरी मोशन होगा, उन्हें हम पॉलिनोमियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में टर्म एक थ्योरम है टेलर थ्योरम या मैक्लॉरिन थ्योरम, उससे हम लोग उसे कन्वर्ट करेंगे और उससे हम लोग एसएचएम को, जैसे चार्ज वाले क्वेश्चन होते हैं इजीली उससे सॉल्व हो जाते हैं, तो वो हम करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।